नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था पुरुष रोग, उसके अंदर संभोग क्रिया के अंदर जो परेशानियां आती थी उन सब दवाओं का जिक्र मैंने किया और मुझे खुशी है कि आपने वीडियो को अच्छा लाइक किया और उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं और दे रहा हूं वो भी पुरुष रोग के अंदर आता है। पुरुष रोग के अंदर इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता। हालांकि इसके ऊपर कई वीडियो कईयों के हैं, लेकिन देखो अलग अलग समझाने का और अलग अलग समझने का फर्क होता है। होम्योपैथिक एक इतनी जटिल चिकित्सा है कि आप लोग जरूर हताश होते होंगे बहुत से कि ये दवा मैंने खा ली, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, वो खाई, वो मेरे को लाभ नहीं हुआ। तो होम्योपैथिक में ऐसा अधिकतर होता है, क्योंकि जब तक करेक्ट दवा नहीं आपको लक्षण के हिसाब से मिलती या जो डॉक्टर आपको खाली रोग के नाम से ही दवा देते हैं तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती। तो आज मैं जो आपको दे रहा हूँ नपुंसकता, तो उनमें दवाओं के नाम और उनके साथ लक्षण दे रहा हूँ। वो लक्षण मिलने जरूरी हैं नपुंसकता के अंदर। नपुंसकता रोग को संभोग क्रिया के दौरान पूर्ण आनंद नहीं मिल पाता। संभोग करते समय जल्दी श्रृंखलित फटाफट हो जाना, इसको नपुंसकता कहा जाता है। ये रोग क्यों होता है? अधिक उम्र में होती है समस्या, डायबिटीज की वजह से भी होती है, और जो लिंग होता है उसकी जो नसें कमज़ोर हो जाती है इस वजह से भी होता है, और शरीर में कोई तरह का हार्मोन की कमी से, और बहुत से लोग उत्तेजक दवाइयाँ का प्रयोग करते हैं इस वजह से, और अश्वमेधन आदि ये कई कारण हैं जो नपुंसकता को पैदा करते हैं। तो इनमें से जो भी कारण हैं उसको पहले दूर करें। इसका जो लक्षण है, कभी कभी ये रोग एकाएक धीरे धीरे भी हो सकता है। इस रोग के ग्रसित व्यक्ति हस्तमैथुन तो आराम से कर लेता है। नपुंसकता का जो रोगी होता है, सोचने की बात है, बहुत रोगी मेरे पास ऐसे आए हैं कि हमें तनाव होता है और हम हमेशा आराम से मूठ मार लेते हैं, लेकिन जब हम स्त्री के ऊपर चढ़ते हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ, तो फटकार सुननी पड़ती है कि मेरे को क्यों खराब कर दिया तुमने, जब तुमसे होता ही नहीं है तो क्यों मेरे को परेशान किया। इससे तो मैं वैसे ही बेहतर थी, बात भी सही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पुरुष का सिर नीचा हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता और वो फिर समझाता है मैं कोई दवाई लूँगा और लूँगा। कि आपकी इच्छा हो जो करो, बाकी ये कोई बात हुई क्या। तो आपस के अंदर टकराव चलता है। तो जो समझदार होते हैं एडजस्ट करते हैं, और करती भी है बहन बेटियां एडजस्ट। लेकिन देखो एक बात बताते हैं हम आपको कि इस ईश्वर की रचना के अंदर हर प्राणी मात्र के अंदर एक भूख पैदा करी है भगवान ने। चाहे पक्षी हो, पशु हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी क्यों न हो, तो भूख कई तरह की होती है। पेट की भूख भी होती है, सेक्स की भूख भी होती है, पैसे की भूख भी होती है, राम का नाम लेने की भी भूख होती है। लेकिन भूख शब्द जो है वो हर एक प्राणी मात्र में होता है। अब किसी को ना लगे भूख, बाकी जिनको लगती है जल्दी खाना लाओ टूट पड़ते हैं, और जिनको भूख नहीं लगती
वो खाने ज़रूर बैठते हैं लेकिन उनको मज़ा नहीं आता। एक आध चपाती खाइए, हाथ हाथ धो लिए और फिर रात हुई, फिर वही बात हुई कई वजह से। इसलिए इसमें स्त्री अगर ऐसी बात करती है तो उसको फटकारना नहीं चाहिए। अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करने में ही लाभ है कि मैं अच्छी दवा खाऊंगा, तुम चिंता न करो। कोई वजह से ये तकलीफ़ पुरुषों को होती है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनकी जो लिंग की बनावट होती है तो उसके अंदर बारीक बारीक नाड़ियाँ होती है लिंग के अंदर, और उसके अंदर जब कठोरता कम हो जाती है मुट्ठी मारने से या गलत खान पान से, मांस मदिरा वगैरह, जो भी कई कारण ऐसे होते हैं, तो जो नलिका होती है उसके बारीक बारीक जो नाड़ियाँ होती है तो वहाँ एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रक्त का संचार कमज़ोर पड़ जाता है और पेशाब की नलिका में कठोरता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। चूहे की तरह लिप 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 इधर करो, उसके अंदर कोई हरकत नहीं होती। स्त्री अगर उसको छूती भी है तो भी तनाव नहीं आता। आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ इसके मेरे को 2-3 भाग करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब बातें समझानी बहुत ज़रूरी है। दवाई उसके बाद में है। तो इसके कई कारण हैं। जीन्स की पैंट पहनना, टाइट अंडरवेयर पहनना और जीन्स की पैंट पहने ही सो जाना, जूते पहने ही सो जाना, तो इस अंग को, जैसे चेहरे के आपके 24 घंटा हवा लगती है, तो वहाँ पे जो आपका पेनिस गुप्तांग है, तो आप ये मत कहना कि स्त्रियों का भी ढका रहता है, तो उनकी योनि की बनावट अलग प्रकार की होती है। वो पेशाब करती है तो बैठी उठी एक कुछ सेकंडों में ही एकदम प्रेशर के साथ वो निकल आता है, जबकि पुरुष पेशाब करता है तो उसको टटोल के और बाहर निकालता है। 2-3 मिनट लगते हैं तब जाकर के वो पेशाब कर पाता है, और करने के बाद में भी उसको अपने लिंग को हिलाना पड़ता है, हर पुरुष को, क्योंकि खड़े खड़े पेशाब करने की जो आदत हो गई है। तो अगर ऐसा करने से 1-2 बूंद जो नलिका और छिद्र के बीच में होती है वो निकल जाती है और आदमी अपने काम में लग जाता है। ऐसा नहीं करने से एक अलग ही तरह की मन के अंदर वो होती है, तो आकर के कुर्सी पे बैठ गए या कोई काम में लगे तो उस आदमी का हाथ है, पैंट पहने हुए भी है, वो अपने उसके लिंग के ऊपर जाता है, और वो जो पेशाब करके आया है वो अब इतने आदमियों के सामने वो यूं ही पैंट के ऊपर से अंगुली से उसको हिला के कोशिश करता है कि भी एक आध बूंद निकल जाता, तो निकल जाती है तो उसको चैन आता है। नहीं निकल पाती है तो वो फिर थोड़ी देर बाद पेशाब करने जाता है, तो इस बार वो गलती नहीं करता। तो ये जो नाड़ियाँ हैं ये कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद में ढीलापन आ जाता है, तो तनाव को लाने के लिए जो भी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है वो दवाइयाँ नस नाड़ियों को कड़क बनाने वाली होनी चाहिए। जैसे
एक अवस्था के बाद हाथों की चमड़ी नीचे लटक जाती है। जैसे मैं अब 80 साल का हो गया तो हाथों की चमड़ी नीचे दिखती है, कंपन भी महसूस होता है। उम्र के साथ आदमी की ताकत कम हो जाती है। लेकिन ये स्थिति अगर 25 साल, 20 साल और 30 साल के आदमियों में हो, नपुंसकता या इंद्रिय का ढीलापन या छोटापन अथवा कमजोरी, मन मरा रहना, शादी की इच्छा न करना, दूर रहना, एकांत में मूठ मार लेना, बाकी और कहीं को लायक नहीं रहना, ये स्थिति बहुत खराब होती है। तो इसका इलाज है, आयुर्वेदिक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इलाज हैं और होम्योपैथिक के अंदर जो इलाज हैं तो उनसे कम से कम ये ज़रूर रहता है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होगा। अगर डॉक्टर ने आपको सही दवा नहीं भी दी तो कोई, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। सही दवा लगेगी लगेगी, नहीं तो आप ये मत सोचना कि हम देसी दवाई खा रहे हैं, फ़ायदा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वो दवा आपके शरीर के अंदर जो अन्य अंग हैं उन पे अपना असर डाल के आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो इस बात को समझो आप। और आयुर्वेद के अंदर जो दवाइयाँ बनती है उसमें अफीम का प्रयोग होता है, भांग का प्रयोग होता है और इसके अलावा हशीश वगैरह कई चीज़ें ऐसी है जहरीली, उनका प्रयोग होता है। तो वो आदमी को बहुत नुकसान करती है, फिर आदमी आदी हो जाता है। यही हाल एलोपैथिक में जाने के बाद होता है। केमिकल युक्त दवाई वो खाने के बाद फिर उस आदमी को देसी दवाई, होम्योपैथिक दवाई, घरेलू इलाज कहीं कोई काम नहीं करते। तो अपने डॉक्टर से आप इलाज लेते हैं। तो कई लोग हैं जो सीधे ही व्हाट्सएप करते हैं कि हमें कमजोरी है, सेक्स की दवाई का नाम लिखे। अब बताओ हम कैसे लिखें? अरे भाई, तुम्हारी उम्र क्या है, कितने टाइम से ये प्रॉब्लम है, तुमने क्या क्या किया, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, खाते क्या हो, पीते क्या हो, ये जाने बिना हम लोग होम्योपैथिक में दवा नहीं लिख सकते और न आयुर्वेदिक में लिख सकते हैं। लेकिन अब फटाफट का ज़माना है, पेटेंट बन गए, होम्योपैथिक में ये पेटेंट दे दिया, आयुर्वेदिक के अंदर ये पेटेंट दे दिया, तो इनसे रोग ठीक नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चिकित्सक को, चाहे वो फीस ले आपसे, लेकिन होम्योपैथिक में तो कम से कम पूरे लक्षण आप उसे बताएं, कोई लक्षण न छुपाएं, अपना वजन बताएं, अपनी आदतें बताएं, सब कुछ बताएं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और अभी आप इत्मीनान रखेंगे, वीडियो को आप पसंद करेंगे। ये चीज़ें समझाने की बहुत ही आवश्यकता तो होती है कि नपुंसकता में पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती। इसके अंदर फॉस्फोरस नाम की जो दवा है नपुंसकता में, तो फॉस्फोरस को 30 पोटेंसी में काम बहुत अच्छा करती है। तो अब हर कोई आदमी जो नपुंसक है वो फॉस्फोरस अगर लेगा तो उसे फ़ायदा नहीं होगा। फॉस्फोरस यानी कि बारूद एक तरह का ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो उसके अंदर जो लक्षण होते हैं तो उस पेशेंट के अंदर भी उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, जैसे कि व्यक्ति वो कामुक रहा हो, काम की इच्छा इतने बढ़ जाती है कि वो दूसरों को नंगा होकर लिंग दिखाता फिरता है। यदि इससे
व्यक्ति अत्यंत शक्तिहीन होकर नपुंसक हो गया हो इन वजह से, तो उसकी संभोग क्रिया को सफल करने के लिए फास्फोरस तेज पोटेंसी, शरीर में कहीं दुबलापन भी होता है। फास्फोरस का रोगी कभी हष्टपुष्ट नहीं होता और शरीर में कहीं न कहीं जलन होती है। कबूतर जैसा सीना होता है और लंबा होता है। फास्फोरस रोगी रक्तहीन होता है, उसमें इतनी चेहरे पे ललाई नहीं होती। ये सारी बातें ध्यान में रख करके अगर फास्फोरस 30 या 200 देंगे तो उस रोगी को शर्तिया आराम मिलेगा। और इसके अलावा अधिक अस्तमेतन की वजह से नपुंसकता आ गई है और अंडकोशों में शिथिलता आ गई है, तो भी फास्फोरस उनको ठीक करेगा। आज का वीडियो मैं फास्फोरस तक की आपको बता रहा हूँ। वैसे सेक्स की जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं तो उसमें फास्फोरस को नहीं लिखते, लिखना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस के लक्षण अगर मिलते हैं तो होम्योपैथिक में ये नहीं है कि कौन सी दवा कैसे काम करती है, उसमें चाहे कोई भी लक्षण नहीं लिखा है सेक्स संबंधी तो भी वो दवा काम करेगी, क्योंकि पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी का ढांचा है शरीर का, वो अगर मैचिंग करता है, उसके विचार मैचिंग करते हैं, उसके लक्षण मैचिंग करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि नपुंसकता को होम्योपैथिक की हर दवा ठीक कर सकती है। काकुलस भी ठीक कर सकती है, नेट्रम्यूर भी ठीक कर सकता है, जबकि इनको काम में नहीं लिया जाता। लेकिन अगर उसके लक्षण मिल गए तो वो भी ठीक करती है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। कोई ये न सोचे कि ये 20, 30, 40, 50 जो प्रचलित दवाइयाँ हैं यही से हम ठीक होंगे, ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलिनम से भी नपुंसकता ठीक होती है, फास्फोरस से भी ठीक होती है, बेसिलिनम से भी होती है, सोरिनम से भी होती है। हर एक दवा सक्षम है होम्योपैथिक के अंदर। मैं आयुर्वेद की बात नहीं करता। आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अपन फिर बाद में बात करेंगे। आज अब हमारा खाने का वक्त है, आप लोग भी भोजन करो और इसका दूसरा भाग मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। मैं वक्त निकाल के बड़ी मुश्किल से मैं दे पाता हूँ। एक तो अवस्था, दूसरी कुछ तकलीफ़ें मुझे भी है, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। कल मैं लाइकोपोडियम जो नपुंसकता की दवाई है इसके बारे में बताऊंगा। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, होम्योपैथिक को गलत न समझें। होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा है जो सस्ती, सुंदर और टिकाऊ है। थैंक्स।